हेलो फ्रेंड्स बीपीएससी ने 29 जनवरी 2026 को स्पेशल स्कूल टीचर की रिक्रूटमेंट के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया था, जो कि 2 शिफ्ट में हुए थे। जो शिफ्ट 1 था उसमें क्लास 1 to 5 के टीचर्स के लिए पेपर हुआ था। उसके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं पिछली वीडियो में। यहाँ पर जो शिफ्ट 2 हुआ था उसमें क्लास 6 to 8 के टीचर्स के लिए एग्ज़ाम हुआ था। उसके करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। टोटल क्वेश्चंस 1 to 5 के टीचर्स के जैसा ही 150 क्वेश्चंस थे। 30 क्वेश्चंस लैंग्वेज के, ये भी पिछले पेपर के जैसा ही था। बट जो जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चंस थे वो यहाँ पर सिर्फ 40 थे, 120 क्वेश्चंस नहीं थे जो कि पिछले वाले पेपर में हमने देखा था। यहाँ पर 40 सवाल जीएस के थे, और चूंकि ये 6 to 8 के टीचर्स के लिए हो रहा था, न कि 1 to 5 के टीचर्स के लिए, तो यहाँ पर सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चंस भी थे, टोटल 80 क्वेश्चंस। ठीक है। अब जैसे जो सोशल स्टडीज़ के टीचर हैं उनके लिए जो पेपर था उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी वगैरह के क्वेश्चंस थे 80। साइंस के टीचर्स के लिए जो पेपर था उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री वगैरह के सवाल थे। तो इस तरह से ये 80 सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चंस थे, जो कि अलग अलग टीचर्स के लिए, उनके लिए अलग अलग पेपर जो था उसमें अलग अलग क्वेश्चंस पूछे गए थे। पर ये 30 और ये 40 ये सवाल कॉमन थे लैंग्वेज के और जीएस के। इन्हीं 40 क्वेश्चंस में जो 8 सवाल करंट अफेयर्स के पूछे गए थे, जो कॉमन थे सारे सब्जेक्ट के टीचर्स के लिए, उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है। इसके साथ साथ हम दोनों ही शिफ्ट में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, सारे के सारे जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस, वो किन महीनों से पूछे गए थे, ताकि हमको ये समझ में आए कि एग्ज़ाम से कितने महीने पहले के करंट अफेयर्स पर हमको ज़्यादा ध्यान देना है। एग्ज़ाम कंडक्ट जिस महीने में हुआ है उसके कितने महीने पहले के करंट अफेयर्स हमको तैयार करने चाहिए आगे होने वाले एग्जाम्स के लिए, ये हम समझ पाएंगे। और साथ साथ किन एरियाज, किन थीम्स और टॉपिक्स को हमको कवर करना है करंट अफेयर्स के प्रिपरेशन के दौरान, ये भी देखेंगे। ठीक है। तो चलिए पहले हम क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। जो पहला सवाल है हमारा वो देखिए, पूछा जा रहा है व्हाट वाज द वेन्यू ऑफ 9th ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट विच वॉज हेल्ड ऑन 10th अप्रैल 2025। ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट हुआ था, 9th है ये। ठीक है। और ये कब हुआ था? 10 अप्रैल 2025 को हुआ था। आपको ध्यान में रखना है एग्जाम 29 जनवरी 2026 को हुआ है, जनवरी के महीने में, 2026 के साल में। तो इस वर्ष जनवरी में ये पेपर हुआ है, तो काफ़ी पहले का करंट अफेयर्स है ये। ठीक है। अप्रैल 2025 का है। अब एक चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि डेट ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया रहता है, तो हमको डेट्स याद नहीं रखने हैं। कौन से नंबर का ये समिट था ये भी नहीं पूछा जा रहा है, ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन्ड है। पूछा क्या गया है हमसे? वेन्यू, कि ये किस स्थान पर आयोजित हुआ था। तो ये इस सवाल का जो आंसर है, अब ऑफिशियल आंसर की भी बीपीएससी का आ चुका है, तो हम सारे सवालों के जवाब जो है वो ऑफिशियल आंसर की से देखेंगे। तो इसका जो जवाब है वो है दिल्ली। ठीक है। ऑप्शन सी, दिल्ली में ये हुआ था। एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि ये जो सवाल है ना, ये ऑलरेडी आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल का जो पेपर होता है, एग्जाम होता है, उसमें ये पूछा जा चुका है 2025 के अंदर ही। ये देखिए अप्रैल 2025 में ये इवेंट हुआ था, और ये सवाल आपको जो है पूछ लिया गया था कब? आरआरबी एनटीपीसी का जो पेपर होता है ग्रेजुएट लेवल वाला, ठीक है, ग्रेजुएट लेवल का जो पेपर होता है उसमें पूछा गया था। कब पूछा गया था? तो 19 जून को पूछा गया था 2025। अलग अलग शिफ्ट में ये एग्जाम होता है क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट्स होते हैं ना। तो जो 19 जून 2025 वाला पेपर था उसमें शिफ्ट 3 जो है, थर्ड शिफ्ट का जो पेपर है, उसमें ये सवाल एज इट इज़ ये सवाल देखने को मिला है। तो ये सवाल आपको वहाँ से सॉल्व हो जाता अगर आपने वो पेपर सॉल्व किया हो। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि रिसेंट एग्जाम्स के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हमको सॉल्व करना चाहिए, और जो हमारा वीकेंड इनिशिएटिव है इसके अंदर हम सॉल्व करवाते भी हैं। तो ये जो समिट है इसके बारे में अगर हम कुछ और जानकारी जानना चाहें, क्योंकि ये अप्रैल 2025 का इवेंट है, यानी अभी 1 साल भी नहीं हुआ है इस इवेंट को, तो हमारे लिए आगे होने वाले एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। तो हम यहाँ पर देखें कि ये जो समिट है इसको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, यानी विदेश मामलों के जो मंत्रालय है उसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था इन पार्टनरशिप विद कार्नेगी इंडिया। एक संस्थान है कार्नेगी इंडिया, हालांकि ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है कार्नेगी, तो इंडिया में जो इसका ब्रांच है कार्नेगी इंडिया, उसके साथ पार्टनरशिप करके जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, ठीक है, विदेश मंत्रालय जो है हमारा, उसने ये
कंडक्ट किया था, इसको ऑर्गेनाइज किया था। इस समिट का जो थीम है वो क्या था? थीम था संभावना, ठीक है, संभावना, पॉसिबिलिटीज, ये है इसका थीम। तो हमको थीम भी याद रखना है। भारत सरकार आजकल जो भी समिट्स वगैरह करवाती है या इंडिया में जो होता है उसमें आप आमतौर पर देखेंगे कि थीम जो है वो हिंदी में रखा जाता है। तो ये संभावना जो है ये थीम था इस वाले समिट का, ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट का। कहाँ पे हुआ था? तो दिल्ली में हुआ था, ठीक है। फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन के लिए बीपीएससी बिहार के द्वारा एक इनिशिएटिव की शुरुआत की गई है जिसका नाम है वी कैन बिहार करंट अफेयर्स नोट्स। इसके अंदर आपको मंथली करंट अफेयर्स के लेक्चर्स मिलेंगे ई नोट्स के साथ। नवंबर 2025 के 2 लेक्चर और दिसंबर का 1 लेक्चर भी यूट्यूब पर फ्रीली प्रोवाइड कर दिया गया है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं हमारे बीपीएससी बिहार यूट्यूब चैनल पे। आप वीडियो सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पे मिल जाएगा आपको। तो नवंबर के 2 वीडियोज हैं वहाँ पर और दिसंबर का भी 1 लेक्चर है, तो आप वो देख सकते हैं। तो हम इस कोर्स के अंदर मंथली करंट अफेयर्स के लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा आपको वैल्यू एडिशन भी करवाया जाएगा अलग अलग स्टैंडर्ड सोर्स से। जो रिसेंट एग्जाम्स कंडक्ट होते हैं बीपीएससी के द्वारा या फिर और भी जो स्टैंडर्ड एग्जाम्स हैं अदर पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो एग्जाम्स होते हैं या और भी जो स्टैंडर्ड एग्जाम्स हैं उनके करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस भी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ये भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, इनके लेक्चर्स भी, ठीक है। तो आगे जो भी बीपीएससी के द्वारा एग्जाम होने वाला है, 72nd बीपीएससी प्रीलिम्स होने वाला है या फिर एईडीओ के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, जुडिशियल सर्विसेज के एग्जाम्स होने वाले हैं, किसी भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, करंट अफेयर्स का जो क्वेश्चन होता है ना बीपीएससी के हर एग्जाम में आमतौर पर एक जैसे ही होते हैं। तो आप हमारे साथ इस कोर्स के अंदर प्रिपेयर कर सकते हैं करंट अफेयर्स को, ठीक है। आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा और कमेंट बॉक्स में भी आपको वहाँ पे पिन्ड कमेंट में मिल जाएगा, ठीक है। ये जो है हमारा टेलीग्राम आईडी, यहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इस ईमेल पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन साइंटिस्ट वॉन दी 2025 शांति स्वरूप भटनागर प्राइज इन फिजिक्स। अब ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्यों इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है? क्योंकि ये जो शांति स्वरूप भटनागर प्राइज है ना, ये प्राइज 2023 में ही देना बंद हो गया था। 2023 में लास्ट दिया गया था, उसके बाद से ये प्राइज दिया ही नहीं जा रहा है। तो आप एक चीज़ समझिए कि यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ये 2025 में किसको दिया गया है, जब ये प्राइज ऑलरेडी 2023 में बंद हो चुका है दिया जाना। तो जाहिर सी बात है कि इसमें ऑप्शन ए बी सी कोई नहीं होगा, तो ऑप्शन इसमें ई नन ऑफ द अबव होगा, ठीक है। ये 1958 में इसकी शुरुआत हुई थी और 2023 तक इसको दिया गया था। किसके द्वारा? CSIR के द्वारा दिया जाता था इसको, ठीक है। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा दिया जाता था। अब जो है जो ऑलरेडी ये जो राष्ट्रीय युवा विज्ञान पुरस्कार दिया जाता है ना, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार जो है हमारे देश में सबसे सर्वोच्च पुरस्कार या सम्मान है विज्ञान के क्षेत्र में, साइंस की फील्ड में सबसे बड़ा जो अवार्ड, जैसे ओवरऑल जो हम देखते हैं भारत रत्न दिया जाता है वो हमारा सबसे बड़ा सम्मान है भारत का, बट साइंस के फील्ड में अगर हम देखें तो सबसे बड़ा जो सम्मान होता है, पुरस्कार होता है, वो है राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। इसी के अंडर अब ना विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर प्राइज अब ये दिया जाता है। तो शांति स्वरूप भटनागर प्राइज 2023 में ये अलग से बंद हो चुका है, पर राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के अंडर अब जो है विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड के नाम से इसको दिया जाता है। तो 2023 में ये अवार्ड जो है बंद हो चुका है दिया जाना। 2025 का ये इवेंट है और हम देख रहे हैं कि कुछ सवाल जो है ना 2024-25 से पूछे गए हैं। आगे आप देखेंगे 2024 से भी सवाल है, जो नोबेल प्राइज वाला क्वेश्चन है, 2024 के नोबेल प्राइज को पूछा गया है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ये देखिए 2023 में जब इस अवार्ड को देना 2023 तक दिया गया, तो 2024 में इस अवार्ड को अलग से नहीं दिया गया। 2024 में इसको राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के अंडर विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड के तौर पे दिया गया। तो जब 2024 में इसको दिया जा रहा होगा तब जरूर न्यूज में ये जरूर रहा होगा और डिस्कशन का ये जरूर पार्ट होगा कि इस वाले
प्राइज को अब अलग से नहीं दिया जा रहा है और इस वाले प्राइज को अब बंद कर दिया गया है। तो 2024 में जरूर इस पर डिबेट एंड डिस्कशन हो रहा होगा, इस पर चर्चा जरूर हुई होगी। तो अब ये चर्चा हुई होगी, इसलिए ही ये सवाल पूछा गया है आपको चेक करने के लिए कि शांति स्वरूप भटनागर प्राइज, अगर आपने ये चीज़ देखा होगा, पढ़ा होगा कि अब इसको बंद कर दिया गया है, तो जाहिर सी बात है आप इस ट्रिक में फंसते नहीं और आप इसका ऑप्शन नन ऑफ द अबव करते हैं। तो ये है थोड़ा सा अवेयरनेस की ज़रूरत है ना। देखिए, हम अगर बात कर लें, ये जो राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार है, इसके अंडर जो सबसे बड़ा जो पुरस्कार होता है वो होता है विज्ञान रत्न। भारत रत्न की तरह यहाँ पर विज्ञान रत्न जो है, हम स्पोर्ट्स की फील्ड में भी देखते हैं ना, ध्यानचंद खेल रत्न जो है जैसे दिया जाता है, तो वैसे यहाँ पर विज्ञान रत्न पुरस्कार दिया जाता है। एक चीज़ समझिए, यहाँ पर ये जो अवार्ड है इसकी एलिजिबिलिटी एज क्या है, तो ये 45 साल तक के लोगों को दिया जाता है। कौन सा अवार्ड? विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड। युवा इसमें टर्म जो है ये इसलिए टर्म दिया गया है क्योंकि ये 45 वर्ष तक के ही साइंटिस्ट को दिया जाता है। लेकिन हम यहाँ पर विज्ञान, अब ये जो राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार है ये अलग अलग फील्ड में अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए, फिजिक्स केमिस्ट्री अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग लोगों को दिया जाता है। तो यहाँ पर हम पूरी लिस्ट ना देखकर कम से कम विज्ञान रत्न जो मिलता है, जो सर्वोच्च सम्मान मिलता है, वो देख लेते हैं कि पिछले वर्ष किनको मिला है। तो 2025 में ये प्रोफेसर जेवी नार्लिकर जी को मिला है। ठीक है, पोस्ट्यूमसली मिला है, मरणोपरांत मिला है। तो मरणोपरांत फिजिक्स के फील्ड में जेवी नार्लिकर जी काम करते थे, तो उनको विज्ञान रत्न मिला है, जो कि साइंस की फील्ड का सर्वोच्च सम्मान है। ठीक है, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार ये सर्वोच्च पुरस्कार होते हैं और इनमें जो विज्ञान रत्न है वो सबसे ऊपर दिया जाता है। जैसे हम भारत रत्न के पहले जो पद्म अवार्ड्स देखते हैं तो उसमें भी हम पद्मश्री, पद्म विभूषण, फिर पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण देखते हैं। वैसे यहाँ पर विज्ञान रत्न जो है ये सर्वोच्च है सम्मान, जो कि मिला है जेवी नार्लिकर जी को 2025 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया वॉन द 2025 साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप। इंडिया ने जीता है कौन सा अवार्ड? साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप बाय डिफीटिंग होम। किनको हरा करके या किस टीम को हरा करके इंडिया ने साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन का जो चैंपियनशिप है उसको जीता 2025 में। अब एक चीज़ यहाँ पर समझिए कि ये जो साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप होता है ये अलग अलग फील्ड में या ये अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे कि बाकी भी जो स्पोर्ट्स के इवेंट होते हैं वो एक सीनियर टूर्नामेंट होता है, फिर अंडर 21, अंडर 19 इस तरह से होते हैं ना। तो यहाँ पर भी हमको ये देखने को मिल रहा है कि ये जो टूर्नामेंट हुआ है ना ये अलग अलग कैटेगरी में हुआ है 2025 के अंदर। अब यहाँ पर ये क्लियर नहीं है कि 2025 में ऐसा कौन सा, मतलब ये कौन से इवेंट की बात कर रहे हैं, कौन से स्पोर्ट्स टूर्नामेंट की बात कर रहे हैं, क्योंकि साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन कई सारी जो चैंपियनशिप है ये कई सारी जो है ये स्पोर्ट्स इवेंट जो है इसने कंडक्ट करवाया है, जिनमें से अगर हम कुछ की बात करें, वैसे यहाँ पर जो ये सवाल है इसका आंसर बीपीएससी ने बांग्लादेश दिया है। ठीक है, बांग्लादेश को हराकर भारत ने ये चैंपियनशिप जीता। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि बांग्लादेश जो है वो किस हिसाब से सही है। तो 2025 में जो इवेंट हुआ है ना सैफ के द्वारा, उसमें हम देखें तो सबसे पहले अंडर 19 जो मेन टूर्नामेंट हुआ है, पुरुषों का जो अंडर 19 टूर्नामेंट हुआ है उसको भारत ने जीता है बांग्लादेश को हरा करके। और ये चौथा टाइटल है इंडिया का, चौथी बार इंडिया जीता है, फोर्थ टाइटल है, बांग्लादेश को हराकर इंडिया ने जीता है। ये अरुणाचल प्रदेश में कंडक्ट हुआ था ये टूर्नामेंट। इसके बाद हम देखें अंडर 17 जो पुरुषों का हुआ था वो कोलंबो में हुआ था और इसमें भी इंडिया ने बांग्लादेश को हराकर ये भी टूर्नामेंट इंडिया जीता है। ठीक है, ये 7वीं बार इंडिया जीता है। अंडर 19 फोर्थ टाइटल है, अंडर 17 7th टाइटल है। दोनों ही टूर्नामेंट जो है इंडिया ने बांग्लादेश को हराया है फाइनल में। पर अंडर 17 जो विमेन का टूर्नामेंट है वो जो कि थिम्पू में हुआ था, भूटान में हुआ था, वहाँ पर इंडिया ने नेपाल को हराया है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है जब यहाँ पर बीपीएससी ने इसका आंसर बांग्लादेश माना है तो हमको इन्हीं दोनों में से किन्हीं को सही मान के चलना पड़ेगा, या तो अंडर 19 या अंडर 17। पर अंडर 19 को हम यहाँ पर मान के चलते हैं कि यहाँ से पूछा गया होगा। ठीक है, तो ये 2025 के अंदर ये सारे टूर्नामेंट्स हुए थे। वैसे ये जो अंडर 17 वीमेन का टूर्नामेंट है जो इंडिया ने नेपाल को हराया है,
ये भी इंपॉर्टेंट है। विमेन टूर्नामेंट्स, विमेन स्पोर्ट्स इवेंट्स के बारे में काफ़ी सवाल पूछे जा रहे हैं आजकल, तो आपको ध्यान में रखना है इसको भी। 2025 के अंदर ये जितने भी टूर्नामेंट्स हुए हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें, ये जो अंडर 19 मैन टूर्नामेंट हुआ था, तो ये मई के महीने में हुआ था, ठीक है, मई 2025 में। अब हम देख लेते हैं कि 2026 में कुछ इवेंट्स होने वाले हैं साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा, उनको भी हम देख लेते हैं, आगे होने वाले एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। देखिए, पुरुषों का जो टूर्नामेंट होने वाला है वो है बांग्लादेश में। सीनियर की बात कर रहा हूँ मैं, सीनियर जो फुटबॉल टूर्नामेंट होने वाला है वो मेन पुरुषों वाला बांग्लादेश में होगा। अब इंडिया खेलता है इसमें कि नहीं पता नहीं, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं T20 वर्ल्ड कप वाला जो है बांग्लादेश ने नहीं खेला, बांग्लादेश उससे बाइकआउट उसको करके उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया है। विमेन वाला टूर्नामेंट इंडिया में होने वाला है। अब इसमें बांग्लादेश खेलेगा कि नहीं, ये भी सवाल है कि क्या होता है, खैर वो हम देखेंगे। पर पुरुषों वाला बांग्लादेश में और विमेन का इंडिया में होने वाला है। अंडर 19 जो विमेन टूर्नामेंट साउथ एशियन फेडरेशन फुटबॉल फेडरेशन का होने वाला है 2026 के अंदर, ये हो चुका है ऑलरेडी कंडक्ट, ठीक है, अभी रिसेंट ही हुआ है, रिसेंट टाइम में ही हुआ है। इसमें ये हुआ था नेपाल में और इसमें इंडिया ने बांग्लादेश को हराया है, ठीक है ना। इंडिया ने बांग्लादेश को इंडिया ने हराया, ठीक है। और ये वाला टूर्नामेंट अभी 2026 में ही हुआ है, बट ये अभी बहुत हाल फिलहाल ही हुआ है, ठीक है, फरवरी के महीने में ही ये कंप्लीट हुआ है टूर्नामेंट। तो हम इसको इस वर्ष वाला ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ये 2025 का पूछा गया है। वैसे भी ये जो एग्ज़ाम हुआ है, इस एग्ज़ाम के कंडक्ट होने के बाद की घटना है। ये जो टूर्नामेंट हुआ है ना 2026 वाला, ये बाद में हुआ है, फरवरी के महीने में कंप्लीट हुआ ये। तो ये नेपाल में हुआ और इंडिया ने बांग्लादेश को फाइनल में हराया है, ठीक है। तो ये भी हमको याद रखना है, ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये 2026 का जो है इवेंट है। तो आपको वेन्यू भी याद रखना है। मेन टूर्नामेंट जो होने वाला है बांग्लादेश में होगा और विमेन वाला इंडिया में होने वाला है। सीनियर वाली की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 2025 विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री सक्सेसफुली लैंडेड इट्स स्लिम स्पेस क्राफ्ट ऑन द मून एंड बिकेम द 5th नेशन टू अचीव ए सॉफ्ट लैंडिंग। इनमें से कौन सा देश जो है उसने स्लिम स्पेस क्राफ्ट को सक्सेसफुली मून पे पहुंचा दिया है और 5वां कंट्री बन गया है सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला। अब इसमें काफ़ी चीज़ें हैं। एक तो देखिए, यहाँ पर जो पूछा जा रहा है ना ये स्लिम स्पेस क्राफ्ट के बारे में, तो वैसे अगर हम देखें तो यहाँ पर या इसका आंसर जो है वो बीपीएससी ने दिया है जापान, ठीक है, जापान इसका सही आंसर भी है। पर ये जो इसकी जो सॉफ्ट लैंडिंग हुई है ना, ये जो है मून पे इसकी लैंडिंग हुई है 2025 के अंदर नहीं, बल्कि ये हुआ है जनवरी 2024 में, ठीक है। अब ये बीपीएससी ने जो पूछ दिया है कि यहाँ पे 2025 में हुआ है, पर ऐसा है नहीं, ये हुआ है जनवरी 2024 में। एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है जनवरी 2026 में, ये इवेंट है जनवरी 2024 का, यानी 2 साल पहले का ये इवेंट है। तो बीपीएससी ने क्यों पूछा है इसको, एक तो यहाँ पर लिखा क्यों है कि इन 2025, तो ये तो एक तरह से गलत हो जाता है कि 2025 में ये नहीं हुआ है, 2024 की घटना है। और एक चीज़ कि ये जो स्पेस क्राफ्ट है इसको लैंड करने वाला जो जापान है वो 5th नेशन तो बन गया है, पर हमको यहाँ पर ये समझना है कि ये जो सवाल पूछा गया है ये बीपीएससी ने 2026 में क्यों पूछा है। कौन से सोर्स ऐसा फॉलो करती है बीपीएससी की 2 साल पहले वाला करंट अफेयर्स और 2 साल पहले के करंट अफेयर्स को इंसान फॉलो कैसे कर सकता है। तो एक तो यही तरीका है कि आप जो रिसेंट एग्जाम्स हैं उसके करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस, बाकी क्वेश्चंस के साथ करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन जो है पिछले 1 साल में जो एग्जाम्स हुए हैं उनके करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस जो है हम वीकेंड इनिशिएटिव के अंदर इसलिए भी सॉल्व करते हैं क्योंकि इस तरह के जो सवाल होंगे उनको आप कैसे हैंडल कीजिएगा। 1 ईयर का करंट अफेयर्स तो आप कहीं से भी प्रिपेयर कर ही लीजिएगा, पर ये सारे सवाल कैसे प्रिपेयर होंगे, इन सारे सवालों को प्रिपेयर करने का ये सबसे एक तरीका हो सकता है अच्छा कि आप क्वेश्चंस को सॉल्व करें, क्योंकि कोई भी जो एग्जाम हो कंडक्ट हुआ होगा उसमें उसके 1 साल पहले के तो कम से कम करंट अफेयर्स होंगे, है ना। तो अगर हम पेपर्स को सॉल्व करेंगे तो 1 साल का करंट अफेयर जो हम ऑलरेडी तैयार कर रहे हैं उसके अलावे भी 1 साल के, उससे पहले के 1 साल के भी क्वेश्चन जो है वो प्रिपेयर हो जाएंगे।
ठीक है, क्योंकि कई बार एग्जाम्स में 1 से 1.5 साल 2 साल के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो कोई अगर इंपॉर्टेंट इवेंट होगा तो वो हमारा कवर हो जाएगा क्वेश्चंस के सॉल्व करने के दौरान ही। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये स्पेस क्राफ्ट है, स्लिम स्पेस क्राफ्ट, इसके बारे में अगर हम जाने कि स्लिम जो है इसका फुल फॉर्म क्या है, फुल फॉर्म इसका हो जाएगा, देखिए, स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून, एम फॉर मून। तो मून की बात हो रही है यहाँ पर। और यहाँ पर सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब होता है कि ना, अगर कोई स्पेस क्राफ्ट आराम से, ये मून की सतह पे, मून का ये सरफेस है, इस पर अगर आराम से स्लोली आकर के यहाँ पर लैंड कर जाए सक्सेसफुली और बिना कोई अपने आप को क्षति पहुंचाए हुए, तो उसको बोलते हैं सॉफ्ट लैंडिंग। हार्ड लैंडिंग फिर क्या होगा, मान लीजिए आप यहाँ से इस स्पेस क्राफ्ट अपनी स्पीड से आया और यहाँ पर आकर के लैंड कर गया, तो लैंड करेगा तो जिस स्पीड से आएगा यहाँ पे आकर के हो संभावना है कि वो डिस्ट्रॉय हो जाए या उसमें क्षति हो जाए। पर सॉफ्ट लैंडिंग का क्या है कि स्लो, उसकी स्पीड भी स्लो हो जाती है यहाँ पर आने के बाद, जब वो लैंड कर रहा होता है। स्पीड को स्लो करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना तो फिर वो टकरा ही जाएगा ना, क्योंकि मून का सरफेस, एक तो मून का सरफेस बहुत तो ऐसा फ्लैट नहीं है, वहाँ पर क्रेटर्स वगैरह हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से इसको सॉफ्ट लैंडिंग कहा जाता है कि आराम से सॉफ्टली जो है बहुत ही वो उसके सरफेस पर लैंड करता है। ठीक है, तो ये सॉफ्ट लैंडिंग की बात हो गई। फिफ्थ नेशन बन गया है अगर, तो हम बाकी के 4 नेशन को भी देख लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे कंट्रीज हैं जिन्होंने सॉफ्ट लैंडिंग मून पे ऑलरेडी कर लिया है। हमारे जो कंट्री है इंडिया, उसने तो किया ही है। चंद्रयान 3 आप जानते हैं, चंद्रयान 3 के बारे में हमने पढ़ा है काफ़ी सारा। ठीक है ना, तो चंद्रयान 3 के थ्रू इंडिया ने तो सॉफ्ट लैंडिंग कर ही ली है। इसके पहले रसिया, यूएस और चाइना ने भी किया हुआ है ये चीज़। तो ये 4 कंट्रीज, इसके बाद 5th कंट्री जापान बन गया है। जापान का स्पेस एजेंसी है जाक्सा, आपको याद रखना है, जापान स्पेस एजेंसी है ये जाक्सा। ठीक है, इसके द्वारा ये कंडक्ट किया गया, जैसे इसरो इंडिया में है वैसे ही जाक्सा जापान में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, पूछा जा रहा है द ऑकस AUKUS सिक्योरिटी पैक्ट इन्वॉल्विंग द डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स प्राइमरीली इन्वॉल्व्स विच 3 कंट्रीज। अब ऑकस एक सिक्योरिटी पैक्ट है, ठीक है, एक समझौता है, एक संधि है। किससे संबंधित है ये, तो डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स, न्यूक्लियर की क्षमता वाले सबमरीन को डेवलपमेंट के लिए ये एक पैक्ट है 3 कंट्रीज के बीच में। वो 3 कंट्रीज कौन से हैं वो हमको बताना है। पहले तो आप एक चीज़ समझ लीजिए कि ये सवाल पूछा क्यों गया होगा। तो मैंने जैसे आपको बताया है कि जब भी कोई इवेंट जो है अपना एनिवर्सरी, 5 ईयर एनिवर्सरी, 10 ईयर एनिवर्सरी कंप्लीट करता है तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर हम ऑकस की बात करें, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये इस्टेब्लिश हुआ था 2021 में। ठीक है, इसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर क्या है, 2021, 2021 में सितंबर के अंदर ये इस्टेब्लिश हुआ था। और इस आधार पर अगर हम देखें तो ये 5 ईयर कंप्लीट करने वाला है कब, 2026 के अंदर। और ये एग्ज़ाम 2026 में हुआ है, 5 साल इस सिक्योरिटी पैक्ट को हो चुका है, तो इम्पॉर्टेंट ये वैसे भी हो जाता है। पर अभी आपको 2025 वाली जो इवेंट्स हैं उसके 5 साल पहले, 10 साल पहले की जो स्कीम्स हैं, योजनाएं हैं, या कोई ऐसा फेमस पैक्ट है, संधि है, कोई ऐसी पार्टनरशिप है किसी कंट्रीज के बीच में, उन सब चीज़ों को हमको याद रखना है। यहाँ पर ये पूछ लिया गया है 2026 से संबंधित, 5 साल यहाँ पर पूरा हो रहा है ऑकस को, कि पूछा गया है 3 ऐसे कंट्रीज कौन कौन से हैं जिन्होंने, जो कि इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये जो एब्रीविएशन है ना, इसी में आंसर भी छिपा हुआ है। देखिए, AU यहाँ पर लिखा हुआ है ना, AU इज फॉर ऑस्ट्रेलिया, या A फॉर ऑस्ट्रेलिया कह सकते हैं हम सिंपली। इसके अलावा UK है और US है। तो A फॉर ऑस्ट्रेलिया, UK यूनाइटेड किंगडम, US यूनाइटेड स्टेट्स। ऑस्ट्रेलिया, UK और US कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन A में। ठीक है, US, UK, ऑस्ट्रेलिया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वॉन नोबेल प्राइज 2024। अब ये नोबेल प्राइज 2024 का पूछा गया है, 2025 का नहीं पूछा गया है। तो एक चीज़ समझिए कि ये जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है ये जनवरी में हुआ है ना।
जनवरी में एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है, पर इसका जो नोटिफिकेशन है वो जून में 2025 के अंदर आया था। तो जून 2025 में इसका नोटिफिकेशन एग्ज़ाम का आया था अगर। और नोबेल प्राइज़ जो है वो दिया तो जाता है दिसंबर के महीने में, पर अक्टूबर के महीने में अनाउंस होता है। तो मेरा ख्याल है कि जून 2025 से अक्टूबर 2025 के दरमियान, इसी दौरान जो है ये क्वेश्चन जो है वो तैयार किया गया होगा, तभी जाकर के इसमें 2024 की घटना है नोबेल प्राइज़ की, 2024 वाले नोबेल प्राइज़ पूछे गए हैं, ना कि 2025 के। तो इसका मतलब नोटिफिकेशन आने के साथ ही संभवतः सवाल जो है तैयार करने के लिए दिया गया होगा या सवाल तैयार किया गया होगा। तो नोटिफिकेशन का महीना है जून, नोबेल प्राइज़ दिया जाता है अक्टूबर में, और ये इस वर्ष वाला अक्टूबर का, 2025 वाला ना पूछ के 2024 का पूछा गया है। इसका मतलब जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इसी दौरान जो है ये क्वेश्चन तैयार किया गया होगा, ऐसी संभावना ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि अक्टूबर के बाद वाले महीनों में तो फिर 2025 वाले सवाल को पूछा जाता ना। तो यहाँ पे पूछा गया है इकोनॉमिक्स का। क्लास 1 to 5 वाले पेपर में भी हमने देखा था, वहाँ पर केमिस्ट्री वाला पूछा गया था। तो ये दूसरा सवाल हमको इन दो शिफ्ट में, दोनों ही शिफ्ट में एक एक सवाल नोबेल प्राइज़ वाला मिल गया है। यहाँ पर इकोनॉमिक्स का पूछा गया है, तो इकोनॉमिक्स का हम देख लेते हैं कि किनको नोबेल प्राइज़ मिला है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा इसका क्या, ऑप्शन यहाँ पर डी है, क्योंकि ये जो 3 नाम हैं इन तीनों को ही नोबेल प्राइज़ इकोनॉमिक्स का मिला था। ठीक है, तो नोबेल प्राइज़ 2024 का इकोनॉमिक्स के फील्ड में डेरोन एकेमोग्लू, सिमोन जॉनसन और जेम्स जॉनसन। ठीक है, नाम गलत मैं हो सकता है प्रोनाउंस कर दूं, बट ये 3 लोग हैं, इनको मिला था। ये तीनों यूएस से हैं, यूएस से बिलोंग करते हैं तीनों को नोबेल प्राइज़ मिला था। किस फील्ड में मिला था, अब ये भी एक स्टेज आगे का सवाल है, क्योंकि कई बार स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में हो सकता है कि हमसे और डिटेल्ड जानकारी पूछ ली जाए। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि इनको जो मिला था नोबेल प्राइज़ इकोनॉमिक्स के फील्ड में, तो इनको मिला था फॉर स्टडीज ऑफ हाउ इंस्टीट्यूशन आर फॉर्म्ड एंड अफेक्ट प्रोस्पेरिटी। कैसे संस्थाएं बनती हैं और वो संस्थाएं जो बनती हैं वो कैसे समृद्धि को अफेक्ट करती है, कैसे प्रोस्पेरिटी को अफेक्ट करती है, इसके ऊपर दिया गया था। ठीक है, और इस जानकारी से, इस रिसर्च से हमको क्या मिलता है जानने को, ये एक एक्सप्लेनेशन देता है फॉर वाई सम कंट्रीज आर रिच एंड अदर्स पुअर। कुछ देश क्यों गरीब हैं और कुछ देश क्यों अमीर हैं। जो अमीर देश हैं उनकी अमीरी का जो के पीछे जो है उस देश की जो संस्थाएं हैं उसका कितना बड़ा रोल है, और जो देश गरीब हैं वो देश गरीब अपनी संस्थाओं की वजह से भी क्यों हैं, वहाँ के इंस्टीट्यूशंस की वजह से भी क्यों हैं, इसको समझाया गया है। और इसी की वजह से नोबेल प्राइज़ इकोनॉमिक्स में मिला है डेरोन, साइमन जॉनसन और जेम्स जॉनसन को। ठीक है, अब जब 2024 के नोबेल प्राइज़ यहाँ पर जनवरी के परीक्षा में पूछ लिया गया है, तो आगे होने वाली परीक्षाओं में भी, जो अभी हाल फिलहाल में एक आध परीक्षा जो होगी उसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि 2024 के नोबेल प्राइज़ को भी पूछा जाए, क्योंकि जब हम देख रहे हैं कि नोटिफिकेशन आने के महीने के बाद से ही सवाल अगर बनने शुरू हो गए हैं, तो ऐसी स्थिति में हमको अगर कोई अक्टूबर 2025 इसके पहले के जो नोटिफिकेशन वाले एग्ज़ाम्स हैं ना, उसके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हम 2024 का नोबेल प्राइज़ भी एक बार देख लें, ध्यान में रखें। 2-3 महीने के बाद जो एग्ज़ाम्स होंगे, तो ज़्यादातर संभावना है, अगर अक्टूबर 2025 के बाद की नोटिफिकेशन है किसी एग्ज़ाम की, तो वहाँ पर तो ज़्यादा संभावना है कि 2025 वाला जो नोबेल प्राइज़ है वो पूछा जाए। पर उसके पहले की नोटिफिकेशन वाले जो एग्ज़ाम है, जैसे कि अभी AEDO का जो होने वाला है ना एक एग्ज़ाम, काफ़ी पॉपुलर ये एग्ज़ाम होने वाला है, काफ़ी लोगों ने इसके लिए फॉर्म भरा है। तो अगर आप लोगों ने जो AEDO के लिए जिन लोगों ने फॉर्म भरा है उनके लिए एक बार आप देख लीजिए 2024 का नोबेल प्राइज़ को भी, इसलिए क्योंकि नोटिफिकेशन आप जानते हैं कि अगस्त महीने में आया था ना, अगस्त 2025 में नोटिफिकेशन आया था, 2025 के अगस्त में। तो अगस्त, सितंबर, अगर इन्हीं 2 महीनों के दौरान कुछ सवाल अगर बनाए गए होंगे तो जाहिर है वहाँ पर नोबेल प्राइज़ 2024 का बनाया गया होगा। तो एक बार हम देख लेते हैं। ठीक है, वैसे 2025 वाला तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको तैयार करना ही है, उसको याद रखना है, अच्छे से लर्न करना है। बट 2024 का हम एक नज़र देख लें अगर, तो फिजिक्स वाला जो है, फिजिक्स के लिए मशीन लर्निंग के फील्ड में मिला है। फिजिक्स के लिए इनको जॉन हॉपफील्ड को और जोफ्रे हिंटन को मिला था। जॉन हॉपफील्ड और जोफ्रे हिंटन, इनको फिजिक्स की फील्ड में मिला। केमिस्ट्री के लिए जो मिला है वो डेविड बेकर को मिला था, और डेमिस हैसबिस एंड जॉन जंपर, इनको मिला था प्रोटीन स्ट्रक्चर के ऊपर, जो इनका रिसर्च था उसके लिए मिला। ठीक है, मेडिसिन की फील्ड में अगर हम देखें तो यहाँ पर माइक्रो RNA की डिस्कवरी के लिए, अगर आपको याद आ रहा हो कि BPSC ने सवाल पूछा था एक बार mRNA का फुल फॉर्म,
mRNA का फुल फॉर्म पूछा था और ये जो mRNA का फुल फॉर्म पूछा था वहाँ पर ये मैसेंजर आरएनए था, पर अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर miRNA है। ठीक है, हालांकि पढ़ते तो इसको माइक्रो आरएनए है, पर इसको शॉर्ट में MI लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो हमको फुल फॉर्म जो है वो याद रखने हैं। कुछ इंपॉर्टेंट जो चीज़ें होती हैं साइंस के फील्ड में भी, जो साइंस एंड टेक के फील्ड में जो चीज़ें हैं उनके बारे में तो खासकर हमको याद रखना है। तो यहाँ पर miRNA का फुल फॉर्म, इसका फुल फॉर्म हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको याद रखना है माइक्रो आरएनए, गलती मत कर दीजिएगा मैसेंजर आरएनए से इसको। विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुफकुन को मिला था मेडिसिन के फील्ड में। लिटरेचर के फील्ड में साउथ कोरिया से हैन कांग को मिला था, हैन कांग को। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन फिर यहाँ पर गलत हो सकता है मेरा, अब कोरियन ये लैंग्वेज में कुछ होगा इनका मतलब इस नाम का। शांति के फील्ड में, पीस के फील्ड में किनको मिला था? निहोन हिडानक्यो को। निहोन हिडानक्यो जो है वो जापान से उनका संबंध है। तो ये असल में ये निहोन हिडानक्यो कोई एक व्यक्ति नहीं है, बल्कि एक ऑर्गेनाइजेशन है बाय हिबाकुशा। हिबाकुशा जो है जापान में, हम जानते हैं कि जो न्यूक्लियर बॉम्बिंग हुई थी ना 1945 में, जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो जापान के ऊपर जो बॉम्ब गिराए गए थे, तो उसमें जो सर्वाइवर थे, जो कुछ लोग बच गए थे ना, उनको कहा जाता है हिबाकुशा। अब इन हिबाकुशा लोगों ने ही मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसको कहते हैं निहोन हिडानक्यो। ठीक है, दुनिया में जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं उसके विरोध में, और एक न्यूक्लियर बॉम्ब्स या न्यूक्लियर जो वेपन है उसके विरोध में ये जो है ऑर्गेनाइजेशन काम करती है। हिबाकुशा लोगों के द्वारा ऑर्गेनाइजेशन चलाया जाता है। तो हमको याद रखना है पीस के फील्ड में निहोन हिडानक्यो को मिला था जो ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, तो 2024 के नोबेल प्राइज़ को भी हमने देख लिया है, क्योंकि हो सकता है यहाँ से भी सवाल पूछ लिया जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है विच इंडियन स्टेट लॉन्च्ड द हर घर नल हर घर जल फेज 2 प्रोजेक्ट इन अगस्त 2025? तो इसका आंसर सिंपली है बिहार। ठीक है, ये एक सवाल बिहार के ऊपर भी है, बिहार करंट अफेयर से। इसके अलावा एक और सवाल है, देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है रिसेंटली ऑन 2025, अब यहाँ पे ऑन नहीं इन होना चाहिए था कायदे से, तो द बिहार गवर्नमेंट साइंड एन MOU, बिहार सरकार ने एक MOU साइन किया है विद ए लीडिंग इंडियन कॉरपोरेट ग्रुप। नाम नहीं बताया गया है, सिर्फ लिखा है लीडिंग इंडियन कॉरपोरेट ग्रुप, यानी कोई भारतीय कॉरपोरेट ग्रुप है, लीडिंग इंडियन कॉरपोरेट ग्रुप है, कोई बड़ी जो है कंपनी है। फॉर ए मेजर इन्वेस्टमेंट इन विच सेक्टर? अब यहाँ पर कंपनी का नाम नहीं बताया गया है कि कौन सी लीडिंग इंडियन कॉरपोरेट ग्रुप के बारे में ये बात कर रहे हैं। अब MOU तो बहुत सारी कंपनीज के साथ साइन होता है ना, कैसे समझेंगे हम कि आप किसको लीडिंग इंडियन ग्रुप कॉरपोरेट ग्रुप मान रहे हैं, है ना? ये तो BPSC सवाल किया जा सकता है कि आप इसमें यहाँ पे लीडिंग किसको मान रहे हैं। अलग अलग संस्थाओं के साथ में, अलग अलग कंपनीज के साथ में बिहार की सरकार MOU साइन करती है, तो यहाँ पर ये क्लियर नहीं है। हालांकि जो आंसर BPSC ने दिया है इसके लिए वो दिया है ए, ऑप्शन ए को सही माना है, इथेनॉल प्रोडक्शन एंड शुगर मिल मॉडर्नाइजेशन। अब देखिए जो काफ़ी चर्चित जो एक MOU साइन हुआ था, एक जो अग्रीमेंट हुआ था, अगर हम बात करें रिसेंट MOU जो अग्रीमेंट साइंड बाय बिहार गवर्नमेंट की, तो अदानी के साथ में, अदानी पावर के साथ में एक काफ़ी चर्चित जो है वो समझौता हुआ था, जिसमें कि भागलपुर के पीरपैंती में 2400 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट लगाने की बात हुई थी। ठीक है, अब ये जो 2400 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट है, ये कहाँ पे लगाया जाना है? तो पीरपैंती भागलपुर के अंदर। कंपनी जो है वो है अदानी पावर। अब ये काफ़ी चर्चित कंपनी है और काफ़ी चर्चा में रहा था ये न्यूज जब ये समझौता हुआ था। तो अगर हम ऑफिशियल आंसर की आने के पहले इसको डिस्कस कर रहे होते तो आमतौर पर इसी को हम वो लीडिंग इंडियन कॉरपोरेट ग्रुप मानते, और इस आधार पर हम इनमें से नन ऑफ द अबव को टिक करते। हालांकि चूंकि BPSC ने इथेनॉल प्रोडक्शन एंड शुगर मिल मॉडर्नाइजेशन के ऊपर जो है ये इसको सही माना है उत्तर, तो यहाँ पर ये वाला, इस वाले डील के बारे में तो जाहिर है यहाँ पर बात नहीं हो रही होगी। हालांकि बिहार सरकार ने काफ़ी सारा अग्रीमेंट जो है MOU जो है इथेनॉल प्रोडक्शन और शुगर मिल के मॉडर्नाइजेशन, शुगर मिल से संबंधित, इथेनॉल प्रोडक्शन से संबंधित काफ़ी ज़्यादा समझौता जो है इस वक्त सरकार ने किया है। ठीक है ना, और जो नई सरकार बनी है उसने कई सारे शुगर मिल को फिर से
रीओपन करने का और कुछ नई शुगर मिल्स भी लगाने का निर्णय लिया है बिहार की कैबिनेट ने। तो वो तो बात है, यहाँ पर उसी आधार पर इस आंसर को सही माना गया। पर यहाँ पर लीडिंग इन्वेस्टमेंट इंडियन कॉरपोरेट ग्रुप की भी बात की गई थी, तो उस आधार पर तो हम यहाँ पर अदानी पावर को देखते हैं, जो कि 2400 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट लगा रही है पीरपैंती भागलपुर में। इसके अंदर जो है यहाँ पर पावर शेयरिंग अग्रीमेंट हुआ है, कितने सालों का, तो 25 ईयर का, ठीक है। 25 सालों का यहाँ पर समझौता है, PSA पावर सप्लाई अग्रीमेंट, पावर सप्लाई अग्रीमेंट यहाँ पर हुआ है। और इसमें इन्वेस्टमेंट जो टोटल है वो लगभग $3 बिलियन के आसपास का इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। और इसकी वजह से हज़ारों लोगों को नौकरियां मिलेगी, हज़ारों लोगों को रोजगार मिलेगा। यहाँ पर $3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है। अब यहाँ पर कंट्रोवर्सी भी हुई थी, जो ज़मीन अदानी पावर को दिया गया है काफ़ी कम रेट पर, उसको लेकर के भी डिबेट्स हुए, डिस्कशन हुआ, ठीक है। और आपको यहाँ पर ध्यान रखना है एक चीज़ कि 2400 मेगावाट का ये पावर प्लांट लगेगा। जगह याद रख सकते हैं आप, पीरपैंती भागलपुर, यहाँ से भी सवाल बन सकता है, ठीक है। बाकी ये $3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है, ये तो पूछा जाना कम ही चांस है कि इस तरह के सवाल पूछे जाएं। 25 साल का एग्रीमेंट है, ये भी एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, ठीक है। वैसे फाइनल आंसर की आने के बाद हम ये देखेंगे एक बार, ये आप अगर इसमें कुछ चेंज होगा तो मैं आपको बताऊंगा वो, कि यहाँ पर जो ये इथेनॉल प्रोडक्शन एंड शुगर मिल है, चूँकि यहाँ पर क्वेश्चन में लीडिंग इंडियन कॉरपोरेट ग्रुप है, इसको डाल करके ना थोड़ा सा कन्फ्यूजन यहाँ पर क्रिएट जरूर हुआ है। देखते हैं फाइनल आंसर की जब आएगा तो उसमें देखेंगे कि क्या ये बदलाव इसमें लाती है BPSC। फिलहाल तो आंसर यही है, इथेनॉल प्रोडक्शन एंड शुगर मिल मॉडर्नाइजेशन, क्योंकि ये अदानी पावर के साथ जो इससे समझौता हुआ, तो इसमें हम सब ने इसके बारे में काफ़ी कुछ न्यूज़ में देखा, आपने देखा होगा कि 1 एकड़ जो ज़मीन है वो ₹1 में दिया गया, लीज पर दिया जाता है ये, तो लीज पर ये ₹1 में ₹1 पर एकड़ जो है वो दिया गया, तो काफ़ी चर्चा में ये रहा था, ठीक है। तो उस हिसाब से यहाँ पर अदानी पावर के बारे में बात होनी चाहिए, पर अगर उसके बारे में बात हो यहाँ पर, अगर उसको रेफ़र किया गया होता तब तो नन ऑफ द अबव होता ना। फाइनल आंसर की के बाद एक बार हम देख लेंगे इसको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सवाल जो पूछा गया था फ्रेंड्स पिछले वाले पेपर में, फर्स्ट शिफ्ट में कि जो मिस वर्ल्ड 2025 है वो कौन से कंट्री से बिलोंग करती हैं, तो हमने वहाँ पर मिस वर्ल्ड 2025 के बारे में देखा था। तो एक बोनस कंटेंट है आपके लिए यहाँ पर कि मिस यूनिवर्स के बारे में आप देख लीजिए कि मिस यूनिवर्स 2025 जो है वो हम जानते हैं कहाँ पर ये कंडक्ट हुआ था, तो थाईलैंड में हुआ था, वेन्यू तो उसका थाईलैंड है, नवंबर 2025 के अंदर ये हुआ था। और विनर फातिमा बॉस जो हैं वो मेक्सिको से बिलोंग करती हैं। तो अगर ये सवाल इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आपको ध्यान में रखना है कि फातिमा बॉस जो कि मिस यूनिवर्स 2025 है वो मेक्सिको से बिलोंग करती है, ठीक है, मेक्सिको से। चलिए अब हम देखते हैं कि जो सवाल पूछे गए हैं वो किन महीनों से पूछे गए हैं। एग्ज़ाम का मंथ है जनवरी, हम जानते हैं जनवरी में जब एग्ज़ाम हुआ है तो एग्ज़ाम मंथ जो हो गया वो हमारे लिए जनवरी, ई जो है वो जनवरी है, और E1 यानी E-1 एग्ज़ाम से एक महीने पहले का जो महीना है यानी दिसंबर 2025। यहाँ से कोई सवाल नहीं है, नवंबर से भी कोई सवाल नहीं है, यानी एग्ज़ाम से 1-2 महीने पहले जो है वहाँ से कोई सवाल हमको यहाँ भी देखने को नहीं मिला है। और बाकी जो एग्ज़ाम्स हम देखते हैं, जो सिविल सर्विसेज वाला पेपर है उसके बारे में भी हमने स्ट्रैटेजी वाली वीडियो में देखा था कि वहाँ भी सवाल जो है काफ़ी कम पूछे जाते हैं, या ना के बराबर सवाल आखिरी 1-2 महीने, आखिरी 2-3 महीनों में पूछे जाते हैं। जो E3 है वहाँ से 2 सवाल पूछे गए एग्जाम से 3 महीने पहले, यानी अक्टूबर वाला जो महीना है वहाँ से 2 सवाल बने हैं। सितंबर से कोई सवाल नहीं है, अगस्त से यानी E-5 से 5 महीने पहले जो महीना है वहाँ से 3 सवाल पूछे गए हैं, ठीक है। जुलाई से 1 सवाल है और जून से फिर 1 सवाल है। यहाँ पर जो ये एग्ज़ाम हुआ था, इस एग्ज़ाम का जो नोटिफिकेशन है वो भी इसी जून के महीने में आया था, ठीक है। तो जून के महीने में जब एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आया था इस वाले एग्ज़ाम का, तो हम जून के बाद यानी जुलाई अगस्त यहाँ से 4 सवाल देख रहे हैं, और जून के पहले वाले महीने से भी 8 सवाल देख रहे हैं, जस्ट मई और अप्रैल के महीने से, ठीक है ना। यानी नोटिफिकेशन से 2 महीने आगे और 2 महीने पीछे से हम काफ़ी सारा सवाल यहाँ पे देख पा रहे हैं। इसके बाद आप देखें तो ओवरऑल अगर हम यहाँ पर बात करेंगे ना फ्रेंड्स, देखिए जो टोटल क्वेश्चन था वो कितना था,
टोटल क्वेश्चंस पूछे गए थे पहले वाले पेपर में 16 क्वेश्चन पूछे गए थे आउट ऑफ 120 या 150 भी कह सकते हैं हम वहाँ पर जीएस के 120 के सवाल थे तो हम इसको मान के चलेंगे, ठीक है। जीएस के जो सवाल थे उसको मान के अगर हम चलें तो 120, उसमें से करंट अफेयर 16, और जो सेकंड वाला पेपर है हमारा शिफ्ट जो 2 है उसमें 8 क्वेश्चंस आउट ऑफ 40। तो इस तरह से टोटल 24 क्वेश्चन जो हैं वो हमको देखने को मिला है 160 सवालों में से करंट अफेयर्स का। ये रेशियो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ये रेशियो जो है वो सिविल सर्विस वाले पेपर या और जो पेपर्स होते हैं उसकी तरह नहीं है। अलग अलग एग्जाम में रेशियो जो होता है अलग अलग सेक्शन का, अलग अलग सब्जेक्ट का, वो अलग रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर करंट अफेयर्स के जो 24 सवाल थे, 24 जो सवाल थे उसमें से अगर हम देखें यहाँ पर अब कि एग्ज़ाम से 1 महीना पहले से 3 महीने पहले का जो पीरियड है वहाँ से अगर हम बात करें E1 to 3, एग्ज़ाम से 1 महीने पहले से एग्ज़ाम से 3 महीने पहले का जो समय है वहाँ से हमको 2 सवाल देखने को मिला है मात्र, ठीक है, आउट ऑफ 24 क्वेश्चंस। ये टोटल दोनों शिफ्ट का हम ऐड करके देख रहे हैं, ठीक है। तो 2 सवाल यहाँ से हमको देखने को मिला है। इसके बाद अगर हम बात करें एग्ज़ाम से 4 मंथ पहले से 6 मंथ पहले का जो ड्यूरेशन है, पीरियड है, वहाँ से टोटल 4 क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। इसके बाद फिर हम बात करें अगर एग्ज़ाम से 7 महीने पहले से 9 महीने पहले का जो समय है वहाँ से हमको 9 क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। यानी एग्ज़ाम से 6 मंथ पहले जो एग्ज़ाम के 6 महीने पहले का समय है यहाँ से हमको 8 सवाल देखने को मिल रहे हैं, पर उसके पहले का जो तिमाही है उससे हम अकेले उस तिमाही से ही सिर्फ 9 सवाल देखने को मिल जा रहा है। इससे क्या समझ में आ रहा है? इससे ये समझ में आ रहा है कि एग्ज़ाम के ठीक रिसेंट जो मंथ्स हैं हम उसके पीछे काफ़ी ज़्यादा भागने की कोशिश नहीं करेंगे। हमको पहले के जो महीने हैं वहाँ से करंट अफेयर्स को ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। यही चीज़ हमने सिविल सर्विसेज वाले पेपर में भी देखा था, यही चीज़ हम बाकी एग्जाम्स में भी मोस्टली देखते हैं, ठीक है ना। तो अगर आपने वो सारे लेक्चर्स देखे हैं, उन स्ट्रेटजी वाले वीडियो को भी देखा है, तो वहाँ पर आपको भी बताया गया है ये कि कैसे हम पहले के महीने जो हैं उनको ज़्यादा हम अच्छे तरीके से पहले प्रिपेयर करेंगे, तब जाके रिसेंट मंथ्स को देखेंगे। इसके बाद हम बात करें जो 10 से 12 का समय है एग्ज़ाम से 10 मंथ पहले से 12 मंथ पहले का जो समय है वहाँ से फिर ज़्यादा सवाल नहीं है, वहाँ से 2 ही सवाल है, ठीक है। यानी यहाँ पर हमको सबसे ज़्यादा जो वेटेज देखने को मिल रहा है वो मिल रहा है एग्ज़ाम से 7 मंथ पहले से 9 मंथ पहले का समय, ठीक है। ये सबसे यहाँ पर इम्पॉर्टेंट इस वाले पेपर के अंदर, इन दोनों पेपर्स के अंदर हमको कंबाइंड रूप से देखने को मिल रहा है। कुछ सवाल ऐसे थे जो ईयर लॉन्ग थे, जो कि पूरे साल जो है वो न्यूज में जो चीज़ें रहती हैं उनसे संबंधित सवाल भी कुछ थे। ऐसे 5 सवाल देखने को मिले हमको, और कुछ जो है बियॉन्ड 1 ईयर भी था, 1 साल से भी पुराना कुछ करंट अफेयर्स हमको देखने को मिला है, और वो ऐसे जो है टोटल 2 सवाल थे, ठीक है। तो इससे आपको यहाँ पर ये जो है समझ लेके जाना है कि हमको रिसेंट बहुत मंथ के करंट अफेयर्स के पीछे नहीं भागना है, लास्ट 3 मंथ्स के पीछे बहुत ज़्यादा नहीं भागना है, पहले के करंट अफेयर्स पर ज़्यादा फोकस करना है। यहाँ से देखिए 4 सवाल जो है एग्ज़ाम से लास्ट जो 3 महीने हैं उससे पहले वाले 3 महीने से पूछा गया है, उसके पहले के 3 महीने से 9 सवाल, और उसके भी पहले के 3 महीने से यानी 1 साल पुराने जो है वहाँ से 2 सवाल, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कुछ थीम्स एंड टॉपिक्स जहाँ से सवाल पूछे गए हैं। तो जब आप करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करेंगे तो वहाँ पे आप इन थीम्स को, इन टॉपिक्स को अच्छे से कवर करेंगे। और आप जानते हैं कि ये सारे थीम्स एंड टॉपिक्स जो हैं हम ऑलरेडी वीकेंड करंट अफेयर्स का जो हमारा कोर्स है उसमें हम सारे को कवर अच्छे से करते ही हैं, ठीक है। तो आपको अगर आपने वीकेंड ज्वाइन किया हुआ है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, आप तो वहाँ पर ये कवर आपको करवाया जाएगा, ठीक है। बट वैसे भी अगर आप कहीं से भी कुछ भी करंट अफेयर्स का सोर्स फॉलो करते हो, इन चीज़ों को आपको ध्यान से देखना है, ध्यान से कवर करना है। देखिए पहले तो यहाँ पर जो पूछा गया है डेज पूछा गया है ना। हमने देखा था पहले वाले पेपर में, शिफ्ट 1 वाले पेपर में हैंडलूम डे के बारे में पूछा गया था सवाल। हालांकि वहाँ पर हैंडलूम डे के बारे में ये नहीं पूछा गया था कि हैंडलूम डे जो है कब मनाया जाता है, बल्कि ये पूछा गया था कि हैंडलूम डे मनाने की शुरुआत कब हुई थी। और ये भी इसलिए पूछा गया था कि वो जो है 5 ईयर 10 ईयर इसके इंटरवल में आने की वजह से पूछ लिया गया था, ठीक है ना। तो यहाँ पर 5 ईयर चूंकि पूरा हो रहा है इसलिए यहाँ पर ये सवाल बना था। पर्सन्स इन न्यूज के बारे में भी है, पर्सन्स इन न्यूज से रिलेटेड जो गवर्नर है उनसे संबंधित, ओबिचुअरी से संबंधित हमको ध्यान रखना है। यहाँ पर गवर्नर पूछा गया था ना, तो यहाँ पर गवर्नर की मृत्यु हुई थी
जो कि बिहार के भी गवर्नर रह चुके हैं, सत्यपाल मलिक। तो वहाँ पर सवाल इस तरह से पूछा गया था कि वो कौन कौन से स्टेट के गवर्नर रह चुके हैं। वुमेन ऑफिशियल्स के बारे में पूछा गया था, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अलग अलग वुमेन ऑफिशियल्स के बारे में पूछा गया था। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है, उसके बाद जो है फाइनेंस मिनिस्टर कौन है। चूंकि महिला है इसलिए पूछा गया था। पूरे 4 लोगों के बारे में पूछा गया था, चारों महिलाओं के बारे में, कि उनका कौन सा ऑफिशियल पोस्ट है। ठीक है। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, उसके बारे में ही पूछा था। अवार्ड्स एंड प्राइजेज के बारे में देखिए, यहाँ पर अवार्ड्स एंड प्राइजेज में हमको इंटरनेशनल बुकर के बारे में पूछा गया। नोबेल प्राइज पे 2 सवाल, आज वाले लेक्चर में भी आपने देखा, एक सवाल शिफ्ट 1 वाले पेपर में भी एक सवाल पूछा गया था, वहाँ भी हमने देखा था। मिस वर्ल्ड पे सवाल पूछा गया है, विज्ञान पुरस्कार पे पूछा गया है। इंटरनेशनल न्यूज़ की बात करें तो जो फॉरेन ऑफिशियल्स इंडिया आते हैं उनके बारे में पूछा गया है। JD वांस पे क्वेश्चन था एक पिछले वाले पेपर में। पॉलिटी की बात करें तो पार्लियामेंट सेशन जब चल रहा है तो अगर वहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट होता है तो वो देखना है हमको। SIR के बारे में पूछ लिया गया था पिछले पेपर में। पार्टी लीडर, यहाँ पर हमने देखा था जन स्वराज पार्टी के जो नेशनल प्रेसिडेंट बने थे तो उनके बारे में पूछ लिया गया था। आर्ट एंड कल्चर में हमने देखा फेयर के बारे में, गुजरात में एक फेयर ऑर्गेनाइज होता है उसके बारे में पूछ लिया गया था। इकॉनमी के अंदर हमने बजट से संबंधित सवाल देखे थे। इसके बाद स्कीम पे क्वेश्चन पूछा गया है, हर घर जल के बारे में, आज ही वाले पेपर में आप देख रहे हैं। वर्ल्ड की बात करें तो यहाँ पर फर्स्ट जो हैं वो पूछे गए थे। मेक्सिको के बारे में पूछा गया था एक सवाल, वहाँ पर जज जो है सारे जजों का इलेक्शन हुआ था, तो इसलिए क्योंकि पहली बार ये किसी कंट्रीज में हो रहा था इसलिए पूछा गया था। ऑकस पे सवाल आज वाले लेक्चर में हमने देखा है। समिट्स एंड कॉन्फ्रेंस की बात करें तो यहाँ पे ऑल इंडिया प्रेजाइडिंग ऑफिसर के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट पे सवाल पूछा गया। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हमने देखा इसरो अगर कोई अभियान चलाता है, इसका कोई स्पेस क्राफ्ट वगैरह अगर जाता है या कोई भी इवेंट हो इसरो से संबंधित तो वो पूछा जा सकता है। चंद्रयान पे हमने देखा था एक सवाल पिछले वाले वीडियो में। स्पेस क्राफ्ट ऑफ जापान जो है आज ही हमने देख लिया इसके बारे में। और इसके बाद बिहार से संबंधित स्पोर्ट्स के ऊपर पूछा गया है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में बिहार के बारे में यहाँ से पूछा गया था। MOU बिहार सरकार ने साइन किया, उस पर भी सवाल पूछा गया है। तो ये थीम्स एंड टॉपिक्स आपको ध्यान में रखना है जब भी आप करंट अफेयर्स प्रिपेयर करेंगे तो, ठीक है। और ये आपको पीरियड याद रखना है दिमाग में कि आपको किन मंथ्स को ज़्यादा प्रायोरिटी देना है, किन मंथ्स को बाद में तैयार करना है, किन मंथ्स को शुरू में तैयार करना है, किन मंथ्स को ज़्यादा रिवाइज करना है। ये भी चीज़ें आपको अब क्लियर हुई होंगी, ठीक है। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, धन्यवाद।